हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बीए क्लास बीए फर्स्ट ईयर की जनरल इंग्लिश की सेकंड पोएम है। फर्स्ट पोएम हमारी सी ग्रू इन 3 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और ये आपकी सेकंड पोएम है रूपर्ट ब्रूक की है, द सोल्जर। ठीक है, सबसे पहले हम इस पोएम को स्टडी करने से पहले हम इसके पोइट को स्टडी करते हैं कि ये पोइट कौन थे और किस तरह की इनकी राइटिंग स्टाइल थी। रूपर्ट ब्रूक इनकी 3 अगस्त 1887 को बॉर्न हुए थे और 23 अप्रैल 1915 को इनकी डेथ हो गई। तो काफ़ी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ये सोल्जर थे, इसलिए इनकी पोएम में एक तरह से ब्रेवरी और पैट्रोटिज्म की जो फीलिंग्स है वो शो होती है, देशभक्ति की फीलिंग्स शो होती है। अब हम इस पोइम जो पोइट हैं उनको स्टडी करते हैं। ये एक इंग्लिश पोइट हैं जो अपनी आइडियलिस्टिक वॉर सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सोनेट्स वो होती हैं जो 14 लाइंस की पोइम्स होती हैं। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी जो वॉर है, युद्ध से रिलेटेड इनकी सोनेट्स हैं, और जो इन्होंने स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में लिखी थी। और उस सोनेट का नाम भी 1914 सोनेट के नाम से भी है, जिसमें से ये द सोल्जर पोइम जो आपके सिलेबस में है बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस पोइम ने जब ये पोइम आई थी तो काफ़ी हद तक इंग्लैंड में एकदम देशभक्ति की भावना फैला दी थी। स्प्रेड करने में इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट अपनी रोल निभाया है। तो ये जो आपके पोइट हैं इनकी ये एक्चुअली इस तरह की पोइम लिखते क्यों थे कि खुद सोल्जर थे, और आप समझ भी गए हो कि सोल्जर अगर कोई है रियल में तो वो उसकी जो अपने देश के लिए जो फीलिंग्स होगी, अगर वो एक तरह से पेन लिख के वो अगर उनको लिखेगा एज ए पोइम के फॉर्म में तो वो कितना शानदार होगा। इसमें पूरी पोइम में यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रूक खुद में भी कूट कूट करके अपने इंग्लैंड के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्यार भरा हुआ है, और जो इस पोइम से आपको इजीली शो हो जाएगा। ये अपनी बॉयज़ गुड लुक के लिए फेमस है। यहाँ तक कि कुछ पोइट्स तो ये भी बोलते हैं कि शायद W.B. ईट्स जिनमें से एक नाम है जिन्होंने इनको हैंडसमस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बोला है। कुछ इनकी इमेज एज ए गोल्डन हेयर ब्लू आइड इंग्लिश एडोनिस के तौर पे इनकी इमेज थी। इनको काफ़ी सुंदर भी उस टाइम माना जाता था। इनके वर्क में एक मिडनाइट ताहिटी, द ग्रेट लवर, द सोल्जर, द 1914, द पीस एंड द डेड। तो ये इनका क्रिएशन था। अब आपके पोइट के बारे में हो गई। सोल्जर्स थे, अपने देश के लिए जो देशभक्ति की फीलिंग्स है वो कूट कूट करके इनमें भरी हुई थी। तो आपको भी इस पोइम में ये चीज़ क्लियरली दिखने को मिलेगी। ये आपकी पोइम है, द सोल्जर पोइम है। पोइम रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। रूपर्ट ब्रूक का डिस्कशन हम कर चुके हैं। पोइम को स्टार्ट करते हैं। पोइम जो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ये पोइम एक्चुअली कब रिटन हुई थी और इसकी सेंट्रल थीम क्या है। पोइम जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम को पोइट ने लिखा था 1914 में। कब लिखा था? 1914 में, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, कब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो ईयर थी 1914, उसमें ही इन्होंने इस पोइम को लिखा था। ये पोइम उनकी पोइम्स का एक सीरीज इन्होंने पब्लिश करवाई थी। उसमें ये पोइम 5वें नंबर की इनकी पोइम थी। ठीक है, इस पोइम में उनकी जो पैट्रियोटिक, जो डीपली पैट्रियोटिक फीलिंग है अपनी कंट्री के लिए वो शो होती है। और इसमें एक तरह से सोल्जर के लव को डिफाइन करते हैं, कैसे एक सोल्जर का लव अपने होमलैंड के लिए होता है, अपनी मातृभूमि के लिए होता है। तो इस पोइम में पोइट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली तरीके से, आइडियलिस्टिक पोइम है ये, एक तरह से पैट्रियोटिक और आइडियलिस्टिक पोइम है, जिसमें कोई भी पोइट है आपका रॉबर्ट ब्रूक, वो सोल्जर के लव को अपने होमलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो लव है उसको डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसमें एक ये सोनेट आपकी इनकम पासिस करती है, समाहित करती है द मेमोरीज ऑफ ए डिजीज सोल्जर हु डिक्लेयर हिज पैट्रियोटिज्म to his homeland by declaring that his sacrifice will be the eternal ownership of England of the small portion of land where his body is buried. The poem was a hit with the public at the time, capturing the early enthusiasm for the
वॉर। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई मरा हुआ सोल्जर ये बोल रहा है कि अगर मैं मर जाऊँ तो जो मैं एक छोटा सा कोना अदर फॉरेन लैंड में अपनी कंट्री के लिए गेन करूँगा, वो गेन कैसे होगा, किस तरह का होगा, उसकी क्या सोच है सोल्जर की, किस तरह वो अपनी कंट्री के लिए सोचता है। अगर वो उसकी डेथ हो जाता है या वो शहीद हो जाता है तो उसके बाद में वो क्या करेगा। तो इन सभी चीज़ों को इस पोएम में बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बताया है। तो अब हम इस पोएम को स्टडी करते हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ़ आई शुड डाई, अब यहाँ कॉमा यूज़ हुआ है, ठीक है। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मरूंगा। यहाँ पर पोइट बोल रहा है, अभी पोइट बोल रहा है कि यदि, यहाँ पर एक सिंगल पोइट अपने लिए बात नहीं कर रहे बल्कि यहाँ सभी सोल्जरों की पोइट बात कर रहे हैं कि इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मरूंगा, कॉमा लग रहा है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो तुम केवल मेरे बारे में ही सोचना। और यहाँ पर पोइट ने कोलोन, दो आपको फुल स्टॉप जैसी बिंदियाँ दिख रही हैं, ये कोलोन होता है इंग्लिश में। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में जब कहीं भी ज़्यादा देर अगर रुकना हो तो उसके रुकने को दिखाने के लिए पंक्चुएशन मार्क में कोलोन का यूज़ किया जाता है। दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। अब बोल रहा है इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो तुम केवल मेरे बारे में ही सोचोगे। दैट कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, कि उस फॉरेन फील्ड मतलब उस विदेश भूमि में भी सम कॉर्नर, ऐसा कोई हिस्सा होगा दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा के लिए किसका होगा, इंग्लैंड का होगा। अब यहाँ पर पोइट नहीं बता रहा है कि किस तरह से होगा, सिर्फ हमें इतना समझना है कि फॉरेन कंट्री में भी, फॉरेन फील्ड में भी एक ऐसा कॉर्नर होगा जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। और फुल स्टॉप से इसको बात को पोइट अपनी स्टॉप कर देता है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, और देयर शैल बी, और वहाँ पर जो भूमि रिच भूमि है। अब रिच भूमि कैसे है वो अपोइट अब डिस्कस करेगा कि कैसे रिच भूमि, और हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देयर सेल बी इन दैट रिच अर्थ, कि इस मतलब एक तरह से धनी भूमि में जहाँ पर एक रिचर डस्ट कंसील, उससे भी रिच धूल छुपी हुई है। यहाँ पर पोइट खुद के लिए बोल रहा है कि जब उस सोल्जर को उस जगह में, उस फॉरल फील्ड के जगह पर दफना दिया जाएगा तो उसकी मिट्टी जब वो कन्वर्ट हो जाएगा डस्ट में। एक्चुअली हम होता ही यही है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पोइट यहाँ उसी चीज़ की एज ए सोल्जर बात कर रहा है कि जिस धरती में मैं, जिस अर्थ में मैं दफना रहा हूँ, मुझे दफनाया जा रहा है, वो तो रिच हो ही गई, लेकिन जिस पोर्शन के लिए, जिस मिट्टी के नीचे मुझे दफनाया जा रहा है, वो तो और भी ज़्यादा डस्ट रिचर हो जाती है, कि जहाँ पर मेक सैनिक छुपा हुआ है उसको दफनाए। कंसील का मतलब वैसे छुपा हुआ होना है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ को दफनाना से लिया गया कि जब उस सोल्जर को दफनाया जाता है तो वो जगह ऑटोमेटिकली रिचर या धनी हो जाती है। कंसील के बाद में आपको दो पंक्चुएशन मार्क दिख रहे हैं, इसमें एक फुल स्टॉप प्लस कॉमा है, तो ये सेमी कॉलन होता है जिसमें कॉमा से थोड़ा ज़्यादा रुका जाता है, ठीक है। यहाँ तक होता है। ए डस्ट होम इंग्लैंड वॉर, एक ऐसी धूल, यहाँ पर सोल्जर अपने खुद के लिए बात कर रहा है कि एक ऐसी धूल जिसको इंग्लैंड ने वोर मतलब जन्म दिया है, सेप उसको आकृति दी, एंड मेड अवेयर, और उसको दुनिया के बारे में अवेयर किया, उसको जानकार बनाया कि वह दूसरों के बारे में अपनी समझ को डेवलप करे। गेव, जिसको दिया है, वंस एक बार, हर फ्लोबस टू लव, और उसे प्यार का फूल भी वहीं से मिला है। अब यहाँ पर जो हर यूज़ किया है, हर हमें जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी मदर लैंड है, जैसे हमारी इंडियन मदर लैंड है, तो हम जो अर्थ है उसको एज ए वुमेन के फॉर्म में हम उसको मानते हैं, उसको लेडी के फॉर्म में हम मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो पोइट आपका हर वर्ड यूज कर रहा है कि गिव हर फ्लोबस टू लव, कि उससे उस धरती पर रह के, अपनी मातृभूमि पर रहकर प्यार के फूल मिलें, हर वेज टू रोम, और ऐसे रास्ते भी मिलें जहाँ पर वो घूम सकता है। उस जगह पर हो सकता है कि उसको जिंदगी की राहों पर चलना भी वहीं से सीखा हो तुम्हारा सोल्जर। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, जो मेरा शरीर है, इंग्लैंड का शरीर है,
ब्रीदिंग इंग्लिश है, जिसने सांस भी हमेशा इंग्लिश की ही ली है। वॉश बाय द रिवर, और जो उसने अपने आप को हाथ पैर धोए या फिर नहाना, या फिर उन्हें हो सकता है कि अपने जो विचार हैं उनको वॉश भी किया था अपनी रिवर्स में ही। और ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और अपनी खुद की सूर्य की धूप से ही उसने अपनी जो बॉडी है उसको डेवलप किया, उसको विकसित किया। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट इंग्लैंड के लिए जो उसका एज ए सोल्जर जो लव है उसको दिखाया गया है। तो ये आपको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर। एंड दिस एंड थिंक, और तुम इस बात को तो और सोचो। यहाँ पहले मैं तो सोचा कि वो खुद अपनी मातृभूमि के लिए क्या फीलिंग रखता है, किस तरह से वो अपनी मातृभूमि से कनेक्ट है, एंड इनरली जो फीलिंग है उसकी अपनी मातृभूमि के लिए, तो फर्स्ट स्टेंजा में उसको बताया है। बल्कि सेकंड स्टेंजा में एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, ये हृदय, ऑल इविल सैड अवे, जिसकी सभी बुराइयां सैड अवे, बह गई। सैड अवे मतलब बह गई हैं। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, यहाँ पल्स से मतलब थॉट से है, कि जो इटर्नल मतलब अमर माइंड है, जो उसका मस्तिष्क जो अमर है उसमें ये थॉट है। नो लेस गिव्स सम वेयर बैक द थॉट इनलैंड गिवन, कि वो नो लेस उससे कम नहीं देगा। लेस एक्चुअली डिटर्मिनर है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये अनकाउंटेबल जो नाउन है उसको डिफाइन करता है। तो जो यहाँ पर ये लेस इसलिए यूज है कि जितनी भी चीज़ें एज ए सोल्जर पोइट को मिली हैं, नो लेस गिव्स समवेयर, तो वो पोइट उन चीज़ों को जितनी उसकी अपनी मदरलैंड से चाहे वैल्यूज़ मिले हो, चाहे वहाँ की जो कल्चर हो, कुछ भी चीज़ें जो उसे मिली हैं वो उससे कम अब किसी को नहीं देगा, चाहे वो इंग्लैंड के लोगों को हो या किसी और को, वो उससे कम नहीं देगा। बैक द थॉट बाय द इंग्लैंड, जो विचार उसे इंग्लैंड ने दिए हैं वह उससे कम किसी को भी अपने विचार नहीं देगा, कि वह इंग्लैंड का ही रहना चाहता है, इंग्लैंड के ही बारे में हमेशा सोचना चाहता है। उसके विचारों में सिर्फ इंग्लैंड है, इंग्लैंड ही है। एक्चुअली में भी ये पोइट सोल्जर थे, और सोल्जर होने की वजह से इनमें जो पैट्रियटिज्म की फीलिंग है उनकी हर ब्लड में एक तरह से हम कहते हैं इंग्लैंड ही इंग्लैंड समाया हुआ। तो रियल में भी यही था, और एज ए पोएम भी उन्होंने अपनी इस बात को बताया है। हर साइड्स एंड साउंड्स, उसके कुछ दृश्य और जो साउंड जो विचार हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसके जो सपने हैं वो उतने ही खुश होंगे जितना वो अपनी मदर के लिए सोचता है। यहाँ पर हर अपनी उसकी मातृभूमि उसकी मदरलैंड के लिए आया है। एंड लाफ्टर, और खुशी, एंड लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और जो दोस्तों से जो कुछ सीखा है। एंड जेंटलनेस, और जो नर्म चीज़ें सीखी हैं, मतलब उसकी लाइफ की जो भद्रता है। इन हर सैड पीच, और उसकी हृदय की शांति। अंडर एन इंग्लिश सभी चीज़ें तब वो इंग्लिश हेवन, एक इंग्लिश जो स्वर्ग है उसके नीचे उसे मिली हैं। और वो लाइफ तक जो चीज़ें उसे मिली हैं उसमें क्या क्या चीज़ मिली थी उसको, उसके दृश्य, उसके ड्रीम्स, उसकी हंसी, और जो कुछ वो अपने दोस्तों से सीखा है।